देख लीजिए, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का तीसरा सेट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का सेट करना कितना ही इम्पोर्टेंट है और कितना ही महत्वपूर्ण है। आपको यही पता करता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जब आप प्रीवियस ईयर 2-3 करते हैं, 4-5 तक करते हैं, तो पता चल जाता है कि हर बार किस चैप्टर से आ रहा है। उस चैप्टर को कंफर्म करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सूफी जाने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में सूफी किससे जाने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूफी जो होते थे वो इस्लाम धर्म के संत होते थे। सूफी इस्लाम धर्म के संतों को कहा जाता था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मुस्लिम संत के नाम। तो मुस्लिम संत के नाम से सूफियों को जाना जाता है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि उन सभी को हम सूफी के नाम से जानते हैं। जिस तरह से हम लोग हिंदू धर्म में जो है आप संत कहते हैं, जो बाबा होते हैं उनको संत कहते हैं। उसी तरह से कैसे मुस्लिम धर्म में उसको सूफी कहते हैं, संत ना कह करके सूफी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। और यही ईसाई धर्म में पॉप कहा जाता है। ईसाई धर्म में पॉप कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पदार्पण, मतलब भारत में कब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 ईस्वी में आया था। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ और वो जो है ना भारत में आया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आगे बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, पहले 1951 में श्यामजी प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1951 में भारतीय संघ की स्थापना किया। ठीक है, अब ये भारतीय संघ की स्थापना जब किए तो 1977 आया। तो 1977 में जनता पार्टी बना, जनता। ठीक है, जनता पार्टी वही नहीं बना, एक अलग पार्टी था जनता पार्टी। ठीक है, तो जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी अलग था और ये भारतीय संघ अलग था। तो यही दोनों मर्ज होकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो है सबसे भारतीय संघ है और उसके बाद कौन है, उसके बाद जनता पार्टी है। और ये दोनों मिल करके, अगर जनता पार्टी रहता तो यहाँ 1977 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे आंसर 1980 होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूछा। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद है आपको क्या कहते हैं, इसका जो अभी इसी का सरकार है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान है। और जो जनता पार्टी की सरकार होती है वो राजग की सरकार होती है, यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार है। तो ये सब बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ें। अगला देखिए, अगला बोला है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो मैं बता दूं कि 1975 में पहली बार, मतलब तीसरी बार आपात लगा था। तीसरी बार आपात लगा था। और ये आपात जो है ना, इमरजेंसी जो है ना, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और उस समय ऐसी व्यवस्था थी देश में कि लोकतंत्र तो था लेकिन अफसरशाही चल रहे थे। अब उस अफसरशाही के विरुद्ध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक जयप्रकाश। अब ये जो उपनाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ही अंग्रेज से आए थे विद्या लेकर, मतलब शिक्षा लेकर, अमेरिका से। और ये अमेरिका से जब शिक्षा लेकर आए तो इनको पता चला कि देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या ठगी हो रही है, ये सारी चीज़ उन्होंने पहचान लिया। तब इन्होंने आह्वान किया, जैसे अभी आज जो प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत किशोर जी आह्वान कर रहे हैं, जस्ट लाइक उसी तरीके से इन्होंने गांव-गांव में जाकर के आह्वान किया। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना आप ही बन जाए, आप ही बना लीजिए एक दल। और तो बोला कि ठीक है, मैं दल बनाऊंगा, लेकिन ये दल मेरा नहीं होगा, आपका होगा। डिसीजन मेरा नहीं होगा, आपका होगा। तब मैं इस दल को बनाने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा हम इस दल को बनाने के लिए तैयार नहीं तो हम सब कुछ करेंगे तो फिर ये दल बनने का वही दल बन जाएगा जो पहले से दल है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जनता के बीच जाकर के भाषण दिए, घोषणाएं किए, तब जाकर के जो है ना बदलाव देखने को मिला, तब जाके लगा कि नहीं लोकतंत्र आया है। तो मेरे ख्याल से इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के रूप में आप याद रखेंगे। अब जो है, अब आपको है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो ये बात मैं पहले सेट में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और फिर सेट में आया है। इसका मतलब ये है, ये हमको साबित करता है कि जो चैप्टर पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से भी आते हैं, ठीक है, ये साबित करता है। अब ये स्विट्जरलैंड होगा। तो लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। याद रखिएगा कि लोकसभा का अगर चुनाव पूछेगा तो वहाँ अप्रत्यक्ष नहीं लगाना है, प्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट वहाँ चुनती है, और जहाँ जनता डायरेक्ट चुनती है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे जनसंख्या कम है। अब कम जनसंख्या होने के कारण कोई डिसीजन भी लेना होगा तो सारा जनता एक जगह बैठ जाता है, लेकिन हमारे देश में अगर एक जगह सबको बैठाएंगे तो इतना बड़ा भगदड़ मचेगा कि कितना मरेगा कोई ठीक नहीं। कितना जनसंख्या है? 150 करोड़ कहिए लगभग है। तो 150 करोड़ जहाँ जनसंख्या इकट्ठा होगा, अगर एक भगदड़ मचा तो करोड़ों करोड़ों में लोग मारे जा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रावधान है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रावधान नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं लगा जा सकते हैं जहाँ कम जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या आकर के भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 155 के तहत, आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किनके सलाह पर करते हैं? तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से सलाह लेते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी से सलाह लेते हैं। और ये राज्यपाल की चर्चा मैं पिछले प्रीवियस वीडियो में किया था। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर आपको पूछे गए हैं उसी से आएंगे, ये कन्फर्म कर लीजिए। वही चीज़ होगा, लेकिन चेंजिंग थोड़ा सा देखने को मिलेगा, अतः वो चीज़ को हमको पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला सवाल आपसे है। अब ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 155 और राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। और दूसरी बात है कि राज्यपाल कितने दिनों तक रह सकता है? तो राज्यपाल जो है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। याद, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक। राष्ट्रपति हट जाएंगे, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति आएंगे ना, उनके जगह कोई कार्यपालक राष्ट्रपति आएंगे ना, कोई है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक वो रह सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उसको हटा सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, 5 साल नहीं लगा दीजिएगा। वहाँ ऑप्शन में ये रहेगा कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक, वही आंसर सही होगा। 5 साल होता है, 5 साल तक के लिए रखा जाता है, लेकिन 6 साल भी रख सकते हैं राष्ट्रपति चाहेंगे तो, 7 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी। इसीलिए चाहेंगे तो 2 दिन में हटा देंगे बस। हाँ, बस यही बात है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि 5 राज्य में है। मैं पिछले वीडियो में हो सकता है कि मैं आंध्र प्रदेश बता दिया था, वो गलती से बोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, कर्नाटक में है। महाराष्ट्र कर्नाटक को एक जगह याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक जगह याद कर लीजिए, ठीक है। और तेलंगाना उसी जगह बगल में तेलंगाना है। तो 3 गो दक्षिण भारत का राज्य हो गया, और 2 गो उत्तर भारत का राज्य बिहार और यूपी, बिहार और यूपी, ठीक है, बिहार और यूपी। आगे समझ में, बिहार और यूपी। आगे क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि बिहार और यूपी को ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक को ध्यान रखेंगे, आएगा तेलंगाना को ध्यान रखेंगे। इतना राज्य में विधान परिषद है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कहाँ नहीं है? तो गुजरात में नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं वाला, तो गुजरात में नहीं है। आगे समझ में, गुजरात में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 169 के तहत याद रखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 के साथ मतलब विधान परिषद होगा, और अनुच्छेद 170 के तहत विधान सभा होगा। और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं। याद रख लीजिए, ये राज्य में होता है, देश में नहीं। देश में होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ जा रहे हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन संघवाद
की विशेषता नहीं है, मतलब संघ में विशेषता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि संघ, हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, अब हमारा देश राज्यों का संघ है, तो हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, मतलब सत्ता बंटवारा है। राज्य को अपनी शक्ति है और केंद्र को अपनी शक्ति है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राज्य को अपनी, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण उसी को कहते हैं। सबको पावर बांट देना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये भी सही है, उसी बात को वहाँ दोहराया है। उसके बाद आपका है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है कि स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना और सत्ता का केंद्रीकरण। तो स्थानीय सरकार को अधिकार दिया गया है, पंचायतों में अधिकार दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा से ज़्यादा कौन करेंगे? पंचायत करेंगे। अच्छा, उसके बाद सत्ता केंद्रीकृत नहीं है, संघ का मतलब केंद्रीकृत हो जाना वो नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। इतना बात आपको समझ में आता है तो इनका भी जवाब आप दे पाएंगे। आगे देख लीजिए, अगला सवाल बोला है कि भारत में भूदान एवं ग्राम दान, माने भूमि दान जिसको कहते हैं, या गांव दान, किसने आरंभ किया? ठीक है, तो आपको हम बता दें कि भूमि दान सबसे पहले स्टार्ट किए थे विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले भूमि दान आंदोलन चलाए थे, और भूमि दान आंदोलन में सबसे पहले तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव दान में दिया गया था। पोचमपल्ली याद रखिएगा। ठीक है, पोचमपल्ली गांव। तो पूछा गया, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो तेलंगाना से स्टार्ट किया था। अब पहला पोचमपल्ली गांव जो है ना, दान में दिया गया था। तो भूदान आंदोलन का मतलब भूमि दान या गांव दान, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कौन है? विनोबा भावे। ठीक है, हाँ। अगला है पोचमपल्ली गांव है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है कि निम्न में इनमें कौन कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन कौन है? बोला है 1971 में दहेज निरोध अधिनियम आया था, तो ये ही गलत है। 1971 में नहीं, 1961 में आया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि दहेज नहीं लेना है, ये 1961 में कानून आया था। अभी भी चल रहा है दहेज प्रथा, लेकिन याद रखिए कि दहेज नहीं लेने वाला कानून, मतलब दहेज को रोकने वाला कानून 1961 में आया था। ठीक है, 61 में आया था, 71 में तो गलत है। ये बोला है कौन गलत है, तो यही गलत है कि 71 में नहीं 61 में आया था। अब हम आगे थोड़ा ऑप्शन से और जानकारी ले लेते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा, 5 साल की सजा कम से कम होगा उसको, अधिकतम 7 साल और न्यूनतम 5 साल दहेज मांगने वाले को। ठीक है, उसके बाद बोला है दहेज प्रथा आज एक समस्या है, तो हाँ है, आज भी एक समस्या है। हो गया, देख लीजिए, अगला ऑप्शन है कि दहेज मांगने वाले को न्यूनतम, आपको सजा पता चल गया कि न्यूनतम 5 साल, आप ध्यान रखिएगा, अधिकतम 7 साल। दहेज प्रथा आज भी समस्या बना हुआ है, ये आपको पता है, और लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। तो सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलती और हमसे गलती वाला ढूंढना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। ठीक है, एक आपका एक्यूरेट आंसर हो जाता। हाँ नहीं में ध्यान रखना है आपको। आगे बोला है महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका शुरू किए थे? तो आपको बता दें कि केसरी जो शुरू किया था ये बाल गंगाधर तिलक किए थे। ठीक है, केसरी जो किए थे वो बाल गंगाधर तिलक किए थे, महात्मा गांधी नहीं किए थे। ठीक है, और हरिजन किए थे महात्मा गांधी। तो आपसे पूछा है हरिजन कौन का है? हरिजन। आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी हरिजन पर 3 को पत्रिका निकाले हुए हैं। एक तो निकाले हुए हैं हरिजन, पहला तो हो गया हरिजन, एक है हरिजन बंधु, हरिजन, ठीक है, हरिजन बंधु निकाले हुए हैं, एक हरिजन जो है हरिजन बंधु करके निकाले हैं, एक हरिजन सभा निकाले हैं शायद इसी तरीके से। तो याद रखिएगा कि हरिजन जो बंधु है ये गुजराती भाषा में, खाली हरिजन बंधु को याद रखिए गुजराती भाषा में, नहीं तो दोनों हिंदी भाषा में निकाले हुए। ठीक है, सारे पत्रिका का नाम है हरिजन बंधु, हरिजन अलग है, हरिजन बंधु अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लीजिए। ऐसे उन्होंने इंडियन ओपिनियन की भी मतलब समाचार पत्र निकाले थे, यंग इंडिया भी निकाले थे, याद रखिएगा। यंग इंडिया है, यंग इंडिया इन्हीं का है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये इस तरह से इंडियन ओपिनियन को ध्यान कर लीजिए, यंग इंडिया को ध्यान कर लीजिए, हरिजन बंधु को याद कर लीजिए, हरिजन को याद कर लीजिए।
ये सारे उन्हीं का है, महात्मा गांधी का। और केसरी जो है ये आपको है कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आगे देख लीजिए। दाचेस पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आया था, इसमें भी दाचेस का है। दाचेस को हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी एशियाई का सहयोग संगठन है। अब ये दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कितना है, तो जिस समय ये बना था उस समय 7 गो से बना था, लेकिन अभी 2007 में 8वां सदस्य के रूप में अफगान शामिल हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान शामिल हो गया, अफगानिस्तान शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा पहले से था 7 गो, अब बाद में 2007 में शामिल हो गया है। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दक्षिण एशिया के जितने भी देश है सबको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मार्ग, जिसमें मेन भूमिका निभा रहा है आपका भारत। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि इनके सदस्य कौन कौन है, ये भी बात पूछा जाता है। तो सदस्य देश आपको अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है कि सदस्य देश कौन कौन है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये आपका ये भारत है, और भारत के जो बगल ये आपका भारत है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है। तो 2 गो देश तो यहाँ हो गया, 1 गो देश भारत हो गया, 3 गो हो गया। यहाँ पर बांग्लादेश है, तो 1 2 3 4 गो हो गए, 4 सदस्य तो यहीं पे आपको मिल गए। एक इधर म्यांमार है, तो कभी कभी ऑप्शन में म्यांमार देता है, तो ऑप्शन ये नहीं रखिएगा, यहाँ वाला देश नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद तो 4 देश यहाँ हो गए, एक अफगानिस्तान ऊपर है और एक पाकिस्तान है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गए, 6 गो। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। उसके बाद एक श्रीलंका भी है, ठीक है, एक मालदीव है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा, जितना हमारा पड़ोसीय देश है सब अगल बगल के हैं। ठीक है, तो सारे के सारे द्वीपीय देशों का संगठन है ये सार्क। तो हमारे ख्याल से ये ध्यान रखिएगा कि 2 गो यहाँ है और 3 गो यहाँ है और 2 गो ऊपर है। इस तरह से अगल बगल में सोच लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, नहीं तो ऐसे आप याद कीजिएगा, रट्टा मारिएगा तो याद नहीं रहने वाला। इसलिए लोकेशन थोड़ा सा हमको जानना जरूरी होता है, इसलिए हम लोकेशन बता दिए। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8, ये तो आपको पता है, ये इसका आंसर 8 हो जाएगा। अब बोला है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, तो यहाँ बोला है निर्वाचन किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये आपका गलत है, 1/3 नहीं 1/6 भाग है। ठीक है, ये गलत है, 1/3 भाग नहीं, वैध मतों का 1/6 होना चाहिए, तभी जमानत राशि जब्त नहीं होगा, नहीं तो जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त। प्रत्येक पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करते तो नहीं, ये चुनाव आयोग करते हैं, चुनाव आयोग करते हैं, प्रत्येक पार्टी अपने से नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन करता है, चुनाव आयोग। उसके बाद आपको है, उसके बाद अगला है आपका, बोला है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, ठीक है, और उसमें सारे जो है ना सिद्धांत उनके लिखे होते हैं। मतदान की तिथि 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त होता है, तो ये नहीं, ठीक है, 13 घंटे पहले नहीं बल्कि 48 घंटा पहले होता है। तो मैंने ये सारे बात बता दी है, 48 घंटा पहले, चुनाव शुरू होने से 48 घंटा पहले जो है ना मतलब आपको आचार संहिता लागू के तहत जो है ना बंद कर दिया जाता है प्रचार प्रसार। तो 48, अब इसमें 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, यहाँ पे शुरू होना लिखा है ना, यहीं पर लिख दिया जाएगा समाप्त होने से पहले, तो वहाँ 36 घंटा होगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज करके आ जाएंगे कि हमको सर जी पढ़ा दिए 48 घंटा, 48 लगा के आ जाते हैं, लेकिन गलती कर जाइएगा, शुरू होना है कि समाप्त होना है। मतदान शुरू होने का मतलब है कि सुबह में ही शुरू हो जाता है, और मतदान समाप्त होने का मतलब है शाम में समाप्त होता है। तो घटेगा ना टाइम उतना, तो उतना टाइम काट देंगे तो 36 घंटा बच जाता है। आगे समझ में, इस तरह से ध्यान रखिएगा कि शुरू होना पूछा है कि समाप्त होना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगली सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, बोला है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, मतलब कौन कौन अधिकार की गारंटी देता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले संविधान जो है ना 6 प्रकार के अधिकार की गारंटी देता है। हमारे संविधान में भाग 3 है, क्या है, भाग 3।
इस भाग 3 में 6 गो अधिकार हमको मिला हुआ है। कितने अधिकार? 6 अधिकार, अर्थात 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास। हमारे संविधान के भाग 3 में 6 फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं। अब 6 फंडामेंटल राइट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो सारा डिस्कशन कर देंगे। फिलहाल हम आपको बता दें 6 फंडामेंटल राइट कौन है। सबसे पहला समानता है, ठीक है, समानता। उसके बाद है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद है आपका है शोषण, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध। उसके बाद है आपका धर्म, ठीक है। तो कै गो हो गया? समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण हो गया, धर्म हो गया, 4 गो हो गया। एक शिक्षा और संस्कृति है, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। और एक लास्ट है उपचारों का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार है। तो इस तरह से आपको 6 अधिकार मैंने बता दिया है। 6 अधिकार को आपको ध्यान रखना है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, शिक्षा और संस्कृति है। और उसके बाद आपका है उपचारों के विरुद्ध, उपचारों का अधिकार। अब उपचारों के अधिकार के तहत रीट जारी करते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा डिस्कशन हम कर देंगे जब पॉलिटी आपको पढ़ा देंगे उस समय। आगे यहाँ देख लीजिए, अगला सवाल आपका है। यहाँ पे यहाँ बोला है कि यहाँ आप ऑप्शन से आप खुद चुन लीजिए। यहाँ बोला है कि पहला बोला है कि समानता का अधिकार तो है ना, समानता का अधिकार। उसके बाद बोला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है। श्रम का अधिकार हमने बोला है? नहीं बोला। तो ये नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सभी ऑप्शन में होना चाहिए। तो 3 को छोड़ करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन गलती बनाया है। यहाँ पे बोला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहाँ एक देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार हमने बोला है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार में जो ये हमारा अधिकार, ये अधिकार नहीं, ये तो अधिकार के अंतर्गत अधिकार है। इसलिए हम वहाँ पे 2 को भी रिप्लेस कर देंगे और 3 को भी रिप्लेस कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 और 4। आगे समझो। लेकिन अगर ऑप्शन में ये 1 2 3 दिया रहता तो वो भी आंसर सही हो जाता। इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 को नहीं दिया है, नहीं दिया। चलिए आगे देख लीजिए। अब अगला है सवाल बोला है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कौन करता है। तो अभी हम राज्यसभा के सदस्य के बारे में बताए हैं, राज्यसभा के विषय में बताए हैं। तो राज्यसभा के बारे में बताया कि 169, आपको अनुच्छेद नंबर 169 याद रखना है कि राज्यसभा, सॉरी नहीं, अनुच्छेद वो सरला के तहत आता है। सरला को याद कर लीजिए, ठीक है। सरला क्या है हम आपको अभी बताएंगे, 1 मिनट। यहाँ देख लीजिए सरला क्या है। आप ला। अब ये सरला होता क्या है? से संसद हो गया, से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो ये सरला जो है आपको 79, 80 और 81 के तहत है। अनुच्छेद कौन सा है? संसद हो गया 79, 80 हो गया आपको राज्यसभा और 81 हो गया आपको। तो सरला करके आप याद रख लीजिएगा। ये सरला से 79, 80, 81 को याद रखिएगा। अनुच्छेद मैंने बता दिया, ठीक है। अब लेकिन अनुच्छेद यहाँ नहीं पूछा है। अब यहाँ पे अनुच्छेद नहीं पूछा है, यहाँ पे बोला है कि चुनाव कौन करता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य है वो विधानसभाओं से चुन के आते हैं। कहाँ से चुन के आते हैं? और 12 को जो सीट होता है वो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब ऑप्शन में देख लीजिए, बोला है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, नहीं। स्थानीय निकाय चुनते हैं, तो नहीं, ठीक है। अब राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्य, तो हाँ, विधानसभा के सदस्य से चुना जाता है। कहाँ से चुना जाता है? ठीक है, आम लोग तो चुनते नहीं हैं। आगे देख लीजिए, बोला है कि निम्नलिखित उद्देश्य से राष्ट्र की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया? तो मैं बता दूं, 2 संघ है। एक संघ है राष्ट्र संघ, एक संघ कौन है? राष्ट्र। एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ। इसको हम सीधे यूएन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी बात सुन लीजिए। इसका जो जन्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया ना, तो यूएन मतलब राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसका जो जन्म हुआ, यूएनओ का जो जन्म हुआ, ये आपका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोनों का मकसद सेम ही था, लेकिन ये अपने काम में असफल हो गया। ये अभी तक सफल है, तही के कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो आप समझ में आ गया कि किस लिए किया गया था। तो शांति लाने के लिए
अगले बार विश्व युद्ध कोई ना हो, लेकिन आपको पता है कि 39 में दोबारा विश्व युद्ध हुआ, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र संघ अपने काम में असफल हो गया, ठीक है, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन में हमसे बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रोत्साहन के लिए बनाया गया था। दूसरा, विश्व में शांति सुरक्षा को कायम करना, तो यही था, शांति रखना था, दोबारा कोई विश्व युद्ध न हो, शांति को कायम रखने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन कायम नहीं कर पाया। अब न कायम करने का कारण मैं बता दूं थोड़ा सा। इसका मेन कारण था कि जो लोग इसके सदस्य थे वह बात नहीं मानते थे, वह दूसरा पर हल्ला कर देता। अब जो कह रहा है कि शांति बनाओ शांति बनाओ, और तुम ही झगड़ा कर रहे हो, तो काश खाक शांति बनेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार का बर्खास्त करना, नहीं ऐसा नहीं था, देश को बर्खास्त करना, शांति लाने के लिए हुआ था। ठीक है, बर्खास्त करने उसको पावर नहीं था कि भाई हम किसी को बर्खास्त, जो शांति भंग करेगा उस पर कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा तो उसको साइड कर देगा, बस यही बात है। बर्खास्त दुर्खास्त नहीं कर, देश का कानून और देश की रक्षा देश अपने ऊपर रख लेता है, दूसरे के ऊपर नहीं देता है, कभी भी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बर्खास्त करने वाला बात होता तो द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, कौन अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ तो कौन विश्व युद्ध हुआ तब? चलिए आगे देख लीजिए। अगला बोला है सिद्धार्थ किस धर्म से की स्थापना किया था। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ को ही गौतम बुद्ध नाम पड़ा है जब ज्ञान प्राप्ति कर लिया है तब। ठीक है, सिद्धार्थ का ही नाम शुरू में बचपन का नाम उसको था सिद्धार्थ। ठीक है, अब सिद्धार्थ बचपन का नाम था। अब मैं बता दूं सिद्धार्थ का जो है इसका जन्म जो हुआ है नेपाल के लुबनी में हुआ है। ठीक है, लुबनी में हुआ है। अब लुबनी में हुआ है तो इसके पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था, और जो इसकी पालन पोषण की उसके नाम उसके मौसी थी, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है इसके पुत्र का नाम राहुल था, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है इसके पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन धर्म होता है समझ जाइए, बौद्ध धर्म होगा। कौन धर्म होगा? बौद्ध। अब इस बातों से थोड़ा सा और याद कर लीजिए कि इसका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है, तो बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया। ठीक है, फल्गु नदी के, ठीक है, फल्गु नदी है, आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? अब हमारी बात सुन लीजिए, रॉन्ग नहीं है, सही है। हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो उस समय कर्नल ब्लाटवस्की अगर रहेगा ऑप्शन में तो कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लाटवस्की ये रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा तो भारत में इसका श्रेय है एनी बेसेंट का। अगर भारत में पूछा जाए तो भारतीय, तो भारत नहीं लगा हुआ है, लेकिन अब ऑप्शन में दूसरा कोई है नहीं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हम एनी बेसेंट लगा के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसका श्रेय भारत में स्थापित करने का है, इसीलिए हम एनी बेसेंट यहाँ पे आंसर लगा देंगे। नहीं, अगर ब्लाटवस्की और कर्नल अल्कॉट रहता तो हम वही आंसर लगाते, और लेकिन भारतीय देता तो उस समय हम वो आंसर न लगाते, एनी बेसेंट को लगाते। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है, अब ध्यान करना। अगला देख लीजिए, बोला है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो स्पेन का गृह युद्ध को हम, स्पेन के गृह युद्ध को क्या कहते हैं? रिहर्सल। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का रिहर्सल कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का स्थापना प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, ये पूछा, स्थापना नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। तो मेरे ख्याल से बात पहले से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं। अब इतना बात तो सर पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि पहली बार उसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताए नहीं थे। तो आपको हम अभी बता दे रहे हैं, ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद।
लेकिन जिस समय इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास। कौन किए थे? CR दास। और उसी समय ये ना पूछ करके, अध्यक्ष ना पूछ करके सचिव पूछेगा। हाँ, तो सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन में ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि स्वराज पार्टी देखे लगा दिए CR दास, मोतीलाल नेहरू को भूलिएगा, तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे देख लीजिए। अगला बोला है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे? असहयोग आंदोलन मतलब किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे? तो असहयोग करने का मतलब असहयोग आंदोलन अलग है और असहयोग करने का नारा अलग है, ठीक है। तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन। दो भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में भारत छोड़ो हुआ ना था, 1942 में। तो उसी समय सहयोग न करने की बात कहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन हो जाएगा? नहीं, भारत छोड़ो नहीं, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असहयोग किए थे। तो असहयोग किए थे तो वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, तो नमक सत्याग्रह उसी का पार्ट है। नमक सत्याग्रह उसी का पार्ट है, इसीलिए नमक सत्याग्रह आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नमक सत्याग्रह नहीं रहता तो नॉन ऑफ दीज हो जाता है। हाँ, असहयोग आंदोलन तो अलग है। नारा कब दिए थे? तो नारा दिए थे असहयोग करने का, हाँ 30 में दिए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन अलग है, नारा अलग है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। मतलब क्या नहीं हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण? पहला बोला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र में हुआ, पहला। दूसरा, एडम स्मिथ लेसेजर फेयर के, ठीक है, सिद्धांत मजबूत हुआ। अच्छा, उसका सार्वजनिक बहस मताधिकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जल्दी ही कई सुधार लागू हुए। अब इसमें से बोला है कि कौन नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए कि आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में कई सुधार नहीं हुए थे, ठीक है। बाद बाकी सभी सही है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1773 से लेकर के 1786 तक ये अमेरिका में युद्ध हुआ था। ब्रिटेन के बीच और किसके बीच? 13 उपनिवेश के बीच। 13 उपनिवेश कौन थे? अमेरिका के ही 13 व्यापारी के समूह थे। इन दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो लास्ट में हारना पड़ा। तभी जाकर के ये अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। मतलब जब ये 13 को मिला लिया अपना में, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपको सुनने में आता होगा अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो यही 13 उपनिवेश जब जुड़ गया उसमें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कितने उपनिवेश जुड़ने पर संयुक्त राज्य अमेरिका बना? तो 13 उपनिवेश। यही 13 उपनिवेश ने लड़ा था किससे? ब्रिटेन से। और लड़ाई के दौरान आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है कि कौन लड़ा था और कौन पहले राष्ट्रपति बने थे। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। आगे देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको ध्यान रखना है 1930 में हुआ था, जैसा कि आपको पता है 1930 में हुआ था, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है ना, नमक दांडी यात्रा से हुआ है, नमक सत्याग्रह से। किससे? नमक सत्याग्रह। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत होती है। दांडी यात्रा कब चालू हुआ था? ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल तो दांडी मार्च खत्म हो गया था, अब 12 मार्च से शुरू हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च से। मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल में खत्म हुआ। मार्च में शुरू हुआ, अप्रैल में खत्म हुआ। तो कितने दिन चले? तो ये 24 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 12 से 6 जोड़िएगा तो 24 दिन आता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 78 सहयोगियों के साथ चले थे। कितने सारे सहयोगी? 78। ये सारे चीज़ें, लेकिन इसमें महात्मा गांधी को ऐड नहीं किया गया। 78 में से महात्मा गांधी को मिला के पूछेगा तो 79 हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाएगा कहीं, तो ध्यान दे देना, ठीक है। अब आगे हम अगला बता रहे हैं। अगला बोला है कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया है? तो ठीक है, तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने आपको ध्यान रखिए कि सती प्रथा नहीं, बहु विवाह, विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया था।
विधवा विवाह, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे है उपनाम सीमांत गांधी किसका है? तो उपनाम सीमांत गांधी जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान का है, खान अब्दुल। कभी कभी पूछा जाता है कि जो है ना फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है, तो इन्हीं का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था? तो यही बनाया था, खुदाई खिदमतगार। तो ये इनका संस्था जो बनाया गया है खुदाई खिदमतगार, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान से अभी तक यही 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, उसके बाद है खुदाई खिदमतगार। इतना बात आप ध्यान रखेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान वाला प्रश्न गलती नहीं होगी। आगे बोला है इनमें कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, तो आप बोला है महान साम्राज्यों का अंत हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरा ऑप्शन है विश्व युद्ध के अधिकांश देश गणतंत्र की स्थापना हुई, अधिनायकवाद का उदय हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है, ठीक है। उसके बाद है विश्व में अधिकांश देशों में गणतंत्र स्थापित हुआ था, ठीक है। अब है अधिनायकवाद का उदय हुआ, तो अधिनायकवाद का उदय नहीं हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अधिनायकवाद का उदय नहीं हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला बोला है विश्व जल दिवस, तो ये तो सबको पता है विश्व जल दिवस, और नहीं पता है तो आप इसका मतलब है आप लोग जल दिवस मनाते नहीं है। जल की जागरूकता बढ़ाने के लिए जल दिवस मनाया जाता है, अर्थात आप जल को खत्म कर रहे हैं, एक दिन आपको संकट झेलना पड़ेगा, इसीलिए जल की जागरूकता बढ़ाने के लिए जल दिवस मनाते हैं। और ये 22 मार्च को मनाते हैं, प्रत्येक 22 मार्च को, ठीक है। प्रत्येक 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। वही 22 अप्रैल पूछेगा तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 22 मार्च, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, 22 मार्च की जगह 22 अप्रैल, 22 अप्रैल की जगह 22 मार्च, ये ध्यान कर लीजिए। पहले जल तब पृथ्वी, आगे समझिए, ये बात ध्यान कर लीजिए। अच्छा आगे बढ़ जाइए, आगे देख लीजिए। जल बचल रहेगा तब ना पृथ्वी होगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगा जल के बिना, ठीक है। आगे देख लीजिए उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये तो मैंने वीडियो में भी बताया है। बैरोमीटर का प्रयोग हम वायुदाब को मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं किसी के शरीर के, और उसके बाद है आपको एनीमोमीटर से हम पवन का वेग मापते हैं। किसका? पवन का वेग, एनीमोमीटर से। और हेक्टोमीटर लंबाई मापने वाला है, ठीक है। हेक्टोमीटर क्या मापने वाला? लंबाई। आगे देख लीजिए वायुमंडलीय दाब जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को हमारी रक्षा करता है, तो वो कौन सा वायुमंडलीय का वह डैश है? तो वायुमंडलीय परत कौन सा है? तो ये आपको ओजोन परत है, लेकिन ओजोन कोई परत नहीं है। ओजोन रक्षा करता है, ओजोन कोई परत नहीं है। ज़्यादातर बच्चा ओजोन मंडल लगाएगा, गलत हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत है। किस मंडल में? ओजोन कोई मंडल नहीं है, वायु का कोई परत नहीं है, परत है समताप मंडल। अधिकतर बच्चा क्या कंफ्यूज करता है, ओजोन मंडल लगा के आ जाता है। जी सर एकदम सही मार लीजिए, हाँ ओजोन परत नहीं है, ओजोन वायु का परत नहीं है। वायुमंडलीय परत जो है ना, ओजोन मंडल जो है आपको समताप मंडल में पड़ता है। ओजोन परत है लेकिन वो वायु का परत में काउंट नहीं होता है, वो काउंट होता है समताप मंडल। ओजोन वायु का जो परत है वो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में। तो यहाँ क्या पूछा, वायु का परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ओजोन मंडल यानी कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओवे मंडल, तो समताप मंडल में पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, पराबैंगनी किरण यहाँ पे ओजोन मंडल होगा, सॉरी यहाँ पे अगर वायु की परत नहीं पूछा है, यहाँ पे बोला है पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाला पूछा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओजोन मंडल हो जाएगा। लेकिन अगर जब पूछ दिया जाए कि वो वायु का कौन सा परत है, तो वो वायु का वायुमंडलीय परत कौन सा है या वायुमंडल का कौन सा भाग है, तो समताप मंडल है। या ओजोन मंडल किस भाग में है, तो समताप मंडल में। किस में है? समताप मंडल। आगे देख लीजिए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो ये तो सबको पता है, कई बार पढ़ चुके हो। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ठीक है, ये तो मुंह पर याद हो गया होगा। दूसरी बात है ये संसार का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना। संसार का सबसे बड़ा बांध जो है ना सरदार सरोवर बांध है, और ये नर्मदा नदी पर है। आगे बोला है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो मैं आपको बता दूं वायु में क्या क्या होता है। वायु में होता है 78% नाइट्रोजन, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद 0.03% CO2,
0.03% जो होता है ये आपका CO2 होता है। अच्छा, उसके बाद है 0.00009 जो है ना, ये आपका होता है आपका आर्गन। कौन होता है? आर्गन। तो ये याद रखिएगा कि आर्गन जो गैस है ये हमारे वायुमंडल में है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा गैस हमारे वायुमंडल में नहीं है, तो रेडॉन नहीं है। रेडॉन को याद कर लीजिए, आर्गन है लेकिन रेडॉन नहीं है। ये बात ध्यान में कर लेंगे। तो कौन कितना है ये ध्यान रखना है। अक्रिय गैस है आर्गन और रेडॉन दोनों। आगे बोला है प्रतिविस्पतीय धाराओं का प्रवाह दिशा, मतलब जो धारा है वो किधर चलता है, तो इधर से इधर चलता है, याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। जो विस्पतीय रेखा है वहाँ पर धारा जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व कहीं लिखा है क्या? 4 में है, यहाँ देख लीजिए। अगला बोला है समान दाब वाले स्थानों को गुजरने वाले काल्पनिक रेखा, तो हम उसको आइसोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समान दाब वाला जो रेखा है, तो बार से आप मापते हैं, बैरोमीटर, बार से बैरोमीटर होता है ना, तो दाबे को ना मापता है, इसीलिए समान दाब को जोड़ने वाला को आइसोबार कहते हैं। एक होता है आइसोथर्म, तो थर्म से किसको मापते हैं? ताप को। तो समान ताप को जोड़ने वाला को हम क्या कहें? आइसोथर्म। ये समान ताप को जोड़ने वाला को क्या कहेंगे? आइसोथर्म। असमान दाब को जोड़ने वाला को क्या कहेंगे? आइसोबार। आइसो हाइट, समान ऊंचाई को जोड़ने वाले को आइसो हाइट। तो ये पूछा जाता है, हाइट पूछा है कि ताप पूछा है कि दाब पूछा है, ये बात ध्यान में कर लीजिएगा। ये सब अंग्रेजी शब्द है, ऐसे ये अंग्रेजी में दे दिया है यहाँ पे ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे पूछा है हिंदी में है और दिया है अंग्रेजी में, तो यहाँ कन्फ्यूज कर जाइएगा। बार से मतलब बैरोमीटर याद रखिए, थर्म से मतलब ताप याद रखिए, और हाइट से मतलब ऊंचाई याद रखिए। बस इतना बात अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देख लीजिए। अगला सवाल है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पौधे उपभोक्ता है, और सूर्य जी के प्रकाश में वही ना भोजन बनाते हैं, इसलिए जितने भी जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जितना दूसरे पर आश्रित है उसको उत्पादक कहते हैं। सॉरी उल्टा बोला गया, 1 मिनट, सॉरी। ये उत्पादक नहीं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता जो दूसरे पर आश्रित है। हाँ, उत्पादक, उपभोक्ता नहीं बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पादक। पौधे जितने हैं वो उत्पादक है, और उपभोक्ता जितने हैं वो दूसरे पर आश्रित है। ठीक है। और एक अपघटक होता है, अपघटक। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपघटक कौन होता है? तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपघटक के रूप में। किस रूप में? तो 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अगर तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो इस संसार नहीं चलेगा। ना तो उत्पादक रहेगा, तो मान लीजिए कि उपभोक्ता खत्म हो गया तो कौन खाएगा उत्पादक को? तो वो ज़्यादा संख्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद है अपघटक नहीं रहेगा, तो जो जितना भी जीव मरते हैं उसको अपघटित करने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तो कोई मतलब दुनिया भर के पृथ्वी पर जगह नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि कोई लकड़ी सूख गया, और लकड़ी को अपघटित करने वाला पदार्थ नहीं है, जलाने मान लो कि जलाने रहे हो, आगे खुद खत्म हो जाता है। आगे समझ में? आगे देख लीजिए। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो कौन है? अब यहाँ देख लीजिए, उस नदी का ढूंढना है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन है ना यहाँ, अभी 50 तक चलेंगे। ठीक है, माही है, चंबल है, ताप्ती है, नर्मदा है। पूर्व से पश्चिम की ओर कहने का मतलब है कि इस साइड से इस साइड जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी आपको पता है कि इधरे से आता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है ना। लेकिन बोला है कौन नहीं जाता है? चंबल है, उसके बाद ताप्ती है, ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है, तो नर्मदा ताप्ती तो होगा नहीं। अब माही और चंबल है, तो माही नदी आपको पूर्व से पश्चिमी का होता है। ये चंबल, 1 मिनट, चंबल है कि कौन है? चंबल है, माही चंबल है, ताप्ती है, हाँ चंबल है। कौन है? चंबल। तो माही नदी जो है ना, माही नदी का प्रवाह अलग है, चंबल नदी का प्रवाह जो है ना आपको ध्यान रखना है, इधर से इधरे है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बता दें कि ये गंगा है, ये आपका गंगा है, और गंगा यहाँ से आ रहा है यमुना। ठीक है, तो चंबल जो है, चंबल आपको आएगा इधर, तो ये पश्चिम से पूर्व की चंबल होगा। यहाँ पे क्या होगा? चंबल होगा। ये इधर से जाएगा, इसमें मिलेगा तो चंबल होगा। कौन होगा? चंबल। अभी यहाँ देख लीजिए, अगला सवाल है कि आर्द्रता
विविध जिसमें से प्रदर्शित में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि कौन सा है? निरपेक्ष आर्द्रता, मिश्रण आर्द्रता, तो सापेक्ष आर्द्रता। हम असापेक्ष आर्द्रता पर है, क्या पर है? सापेक्ष आर्द्रता। प्रदर्शन करने की विधि जो है ना सापेक्ष आर्द्रता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बोला है कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड को क्या कहते थे? तो मैं आपको इस थोड़ा सा इस भूगोल की बात बता दूं। जो भूगोल में है कि जो दुनिया में क्या होता था कि पहले जो है ना, ये यहाँ पे एक ऐसा गोला था। इस संसार जो है ना, अभी देख रहे हैं 5 महाद्वीप, देख रहे हैं 7 महाद्वीप महादेश, ये नहीं थे। ये जो है ना, ये एक जगह इकट्ठा थे और चारों तरफ से जल था। क्या था? ठीक है। तो ये चारों तरफ से जो जल था, ये यही विभाजित होकर के अलग अलग हो गया। ठीक है, यही विभाजित होकर के अलग अलग हो गया। तो ये जो इसका नाम क्या था? पेंजिया नाम था। क्या नाम था इसको? इसको हम पेंजिया कहते हैं। जब ये इकट्ठा था ना, तो इसका नाम पेंजिया था। और चारों तरफ से जो ये पानी है, इसको कहते थे पेंथालसा। क्या कहते थे? पेंथालसा। तो मेरे ख्याल से ये बात ज्योग्राफी का पहला, अगर विश्व ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो पहला पार्ट यही पढ़ना है कि हमको ये जो है आपका जो है, इस चारों तरफ से हम इसको क्या कहेंगे? पेंथालसा। इस भाग को क्या कहेंगे? पेंजिया। अब यही पेंजिया 2 भाग में क्रैक कर गया। ठीक है, 2 भाग में क्रैक किया गया। तो एक हो गया अंगारा लैंड, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, 2 बन गया। मतलब ये क्रैक करके जब 2 भाग बना, तो एक को कहते हैं अंगारा लैंड, एक को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका है, ये सारे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत किस लैंड का भाग है? तो भारत गोंडवाना लैंड का। और उत्तरी अमेरिका कौन सा होगा? ऊपर जो चला गया वो हो जाएगा आपका अंगारा लैंड। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का क्या नाम था? पेंजिया। इसके चारों तरफ से क्या था? इसके चारों तरफ से था पेंथालसा। और पेंथालसा के बाद आपको ध्यान रखना है कि 2 भाग में जब क्रैक हुआ, तो एक का नाम अंगारा लैंड, एक का नाम गोंडवाना लैंड। और जो हम जो देश में रह रहे हैं, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? इस तरह से विस्थापन का सिद्धांत जो दिया था, वो वैगनर दिया था। ये विस्थापित होकर के अलग अलग हो गया। तो इसको किसने बताया था? तो वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। आगे बोला है, तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? पहला पेंजिया होगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी 3 परतों में बटा हुआ है। ठीक है, एक सियाल है, सीमा है, तब नीफे है। सियाल, सीमा, नीफे को याद रखिएगा। सियाल, सीमा, पहली ऑप्शन है सियाल, सीमा। ये पहले सबसे ऊपर है सियाल, उसके नीचे सीमा है, जिसको हम मेंटल बोलते हैं अंग्रेजी में, और लास्ट में कोर है, जिसको हम नीफे बोलते हैं। कोर लास्ट में है। सबसे नीचे कौन है और सबसे ऊपर कौन है? सियाल। सबसे बीच में है सीमा। अब यहाँ ध्यान दे लीजिए, अगला है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो भूमध्यसागरीय प्रदेश जो है ना, आपको टुंडा में नहीं, टुंडा में आपको होता कहाँ है? आपको वहाँ होता, वहाँ तो ग्लास हाउस बना करके बनाया जाता है। वहाँ ग्लास हाउस, तो टुंडा प्रदेश में कहाँ होता है? आपको यहाँ पे फल के लिए प्रसिद्ध भूमध्यसागरीय प्रदेश है। भूमध्यसागरीय प्रदेश जो है ना, अंगूर होता है, विभिन्न प्रकार के, मतलब उस तरह का मौसम है जिसके कारण वहाँ फल की खेती अच्छा होता है। ठीक है। आज जंगल के लिए आपको सवाना याद रखिएगा। ठीक है, सवाना ये जंगल के लिए काफी प्रसिद्ध है। हम लोग जो है ना भूमध्यसागरीय प्रदेश में रहते हैं, ये बात भी ध्यान में कर लीजिए। अगला सवाल है आपका। अगला बोला है कि शुद्ध को वाक्य को छांटिए। नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए कौन सही है। यहाँ नेताजी को आज वहाँ जाना है, यही होगा सही। 1 नंबर सही लग रहा है। ठीक है। अगला बोला है वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के जब मिलते हैं तो शब्द बनता है। क्या बनता है? वर्णों के समूह को हम शब्द बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। ठीक है, ये बात में आप ध्यान रखिए। अ क्या है? तो अ एक स्वर है। अ क्या है? सर अंग है। अच्छा, अंग है, सॉरी, अयोगवाह अयोगवाह है। अंग होगा तो अयोगवाह होगा। अयोगवाह वर्ण है, न स्वर है न व्यंजन है। क्या है? न स्वर है न व्यंजन, वो अयोगवाह वर्ण है। आगे देख लीजिए, व्यवहार और मत शब्दों का सही। ठीक है, तो व्यवहार और मत का मतलब आचार और विचार होता है। व्यवहार और मत का मतलब आचार और विचार। नहीं, विचार और राय नहीं होगा, आचार और विचार होगा, व्यवहार और मत।
चलिए आगे देख लीजिए। अगला बोला है व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण में आपको है, एक है उल्लास, एक संगम, उत जोर लास उल्लास बनता है तो व्यंजन संधि हो गया। सम जोर गम संगम बनता है तो ये भी व्यंजन संधि हो गया। और संभावना भी व्यंजन संधि है, तो इस 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर जो है ना सारे व्यंजन है, बाद बाकी और सब में जो है ना तथास्तु दिया है, ये स्वर संधि में आ जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोला है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का वाक्य प्रयोग हुआ है, मतलब सीता और सावित्री किसके रूप में प्रयोग हुआ है। तो सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सावित्री क्या है, सावित्रियों, सीता और सावित्रियों। आज भी सीता सावित्रियों का व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक व्यक्तिवाचक। अच्छा, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता सावित्रियों का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, देखो सीता तो व्यक्तिवाचक हो गया, और सावित्री भाव के रूप में प्रयोग किया है, सावित्री भाव के रूप में प्रयोग किया है, सावित्री भाव के रूप में। आगे देखो, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का परिचय दीजिए। तो रेखांकित तो किया नहीं है इसमें, तो यहाँ बोला सकर्मक क्रिया, तो बालक ने रोटी खाई, क्या सकर्मक क्रिया है? हाँ, बालक ने खाई तो सकर्मक क्रिया है, तो हो जाएगा। और कर्मक वाला तो ऐसे ही गलती हो गया, ठीक है। तो इसका सकर्मक 2 को दिया हुआ है, अब दोनों में से कौन होगा? एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होगा, रोटी जो है ना, खाई शब्द जो है ना, हाँ, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का ही रोटी स्त्रीलिंग है, इसमें रोटी पर डिपेंड। हाँ। पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? 1955 में हुआ था पंचशील, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपका है रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास लिखा है। रामायण महाभारत को लिखा है वेदव्यास, और रामायण को वाल्मीकि, और रामचरितमानस को तुलसीदास। इन्होंने रत्नावली कवितावली भी लिखा है, याद रखिएगा। तुलसीदास ने रत्नावली और कवितावली भी लिखे हैं। और यहाँ पे बोला है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो रुपया है लिखा हुआ, किसने तैयार किया था? तो आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर थे, आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास के जो एक प्रोफेसर थे उसका नाम था उदय कुमार, ठीक है, डी उदय कुमार थे। ये इन्होंने ही 2010 में आधुनिक रुपया का जो है ना जो साइन बनाया, सिंबल बनाया। तो ये पूछा है किसने बनाया था, तो डी उदय। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे हम अगले दिन बताएंगे, ठीक है। यहीं पे एंड कर।